ये शेरलॉक का चौथा केस है। यही नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है। हर किसी का अंत जरूर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये एपिसोड हमें यही सच्चाई बताएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जब से जॉन वॉटसन शेरलॉक से मिला है, तब से उसकी शारीरिक और मानसिक कमियां एकदम से गायब हो गई हैं। शुरू में वो हर हफ्ते साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करता था, लेकिन शेरलॉक से मिलने के बाद लगभग 1.5 साल तक उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब अचानक वो डॉक्टर से मिलने आया होता है। वॉटसन, क्या बात है? 1.5 साल से तुम मुझसे मिलने नहीं आए और अचानक आज मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? डॉक्टर, वो बात यह है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड शेरलॉक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वॉटसन, ये क्या कह रहे हो? ठीक से बताओ प्लीज। फिर वॉटसन फ्लैशबैक बताना शुरू करता है और वही हम देखने वाले हैं। शेरलॉक और वॉटसन मिलकर कई केसेस सॉल्व करते हैं, जिसके लिए कई लोग उनका शुक्र अदा करते हैं और उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं। गिफ्ट्स हाथ में लेते ही शेरलॉक पता लगा लेता है कि इसके अंदर क्या है, और ऐसे ही एक गिफ्ट को हाथ में लेते ही शेरलॉक जरा टेंशन में आ जाता है कि हे भगवान, ये गिफ्ट किस दुश्मन ने दे दिया। वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें वही कैप होती है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं। सब उसे कैप पहनने को कहते हैं और वो ना चाहते हुए भी उसे पहन लेता है, लेकिन उसका चेहरा लटका होता है। शेरलॉक, हम फोटो खींचने वाले हैं, प्लीज स्माइल करो। शेरलॉक बेमन से स्माइल करता है और आज के बाद वो प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं, क्योंकि पूरी पब्लिक उसे पहचान गई है और वो बहुत ही फेमस हो चुका है। इस वक्त मोरारिटी टावर ऑफ लंदन के अंदर जाता है, जहाँ बहुत ही कीमती सरताज, सिंहासन और राज अधिकार की चीजें होती है। मोरारिटी अपने आदमियों के साथ आता है और हेडफोन्स पर कोई गाना सुन रहा होता है। बबल्स गम चबाते हुए वो मोबाइल का एक बटन दबाता है और टावर ऑफ लंदन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। सीसीटीवी कैमरास को भी वो हैक कर लेता है। फिर वो पिगी बैंक जैसा एक बटन दबाकर बैंक ऑफ लंदन का सिस्टम हैक कर लेता है और वहाँ का वॉल्ट खोल देता है। बैंक वाले चौंक जाते हैं। फिर वो अपने मोबाइल पर प्रिजन जैसा एक आइकन क्लिक करता है तो लंदन के सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो जाती है। अब जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और सारे कैदी वहाँ से बच निकलेंगे। इस तरह पूरी सिटी में वो तहलका मचा लेता है। इसकी इन्फॉर्मेशन मिलते ही ग्रेग तुरंत टावर की ओर जाता है। एक के बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बैंक का सिस्टम और जेल का सिस्टम भी हैक कर दिया गया है। एक ही टाइम पर इतने सारे प्रॉब्लम्स को सुनकर वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो टावर ऑफ लंदन जाने का फैसला करता है। वहाँ मोरारिटी उन कीमती सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है, जिसे कुल्हाड़ी या हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता। मोरारिटी ग्लास पर गेट शेरलॉक करके लिख देता है। फिर अपना छोटा डायमंड निकालकर उसकी शार्प साइड ग्लास की ओर रखकर बबल गम से चिपका देता है। फिर एक फायर गैस सिलेंडर को उठाकर डायमंड पर जोर से मारता है और ग्लास टूटकर बिखर जाता है। तब वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन कीमती चीजें लेकर भागने के बजाय मोरारिटी सरताज पहनकर उस सिंहासन पर बैठा होता है। तब शेरलॉक को मोरारिटी का मैसेज आता है कि मेरे साथ गेम खेलने टावर हिलाओगे। यहाँ मोरारिटी को अरेस्ट करके कोर्ट ले जाते हैं। टावर में मोरारिटी ने गेट शेरलॉक करके लिखा हुआ था, इस वजह से शेरलॉक को भी कोर्ट आना पड़ता है। कोर्ट पहुंचकर शेरलॉक मुंह धोने बाथरूम में जाता है। वहाँ शेरलॉक का कैप पहनकर एक लड़की आकर कहती है कि शेरलॉक, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। शेरलॉक तुरंत उसे एनालाइज करके कहता है कि तुम मेरी फैन नहीं हो सकती, तुम्हारी कलाई पर प्रेशर मार्क लगा है, मतलब तुम बहुत देर टाइप करने वाला कोई काम करती हो। तुम्हारे हाथ में एक ऑयल बेस्ड इंक लगी हुई है जो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होती है, मतलब तुम एक जर्नलिस्ट हो। इतना ही नहीं, तुमने खुद अपने अंगूठे पर इंक लगाकर इस हाथ में निशान लगाया है। ये करके तुम मुझे टेस्ट करना चाहती थी। तुम्हारे पॉकेट में मोबाइल है जिसमें हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही है और तुम मुझे फॉलो कर रही हो। कुछ ही सेकंड्स में इतना कुछ एनालाइज करने वाले शेरलॉक को देखकर जर्नलिस्ट शॉक होकर कहती है, शेरलॉक सर, आप बहुत ही जीनियस हो। ये मेरा कार्ड है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर दीजिए। फिर वो चली जाती है। अब सुनवाई शुरू होती है और पहले शेरलॉक को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम इस मोरारिटी को जानते हो? शेरलॉक कहता है कि इसे मैंने सिर्फ 2 बार देखा है। पहली बार ये बहुत ही ग्लैमरस ड्रेस और मेकअप पहनकर मुझको इम्प्रेस करने आया था। दूसरी बार इसने मुझे बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की और मैंने अपने बचाव में इसे गन दिखाई। दोनों बार इसने मुझे दिखा दिया कि ये कितना घटिया आदमी है। रिश्ते में तो ये दुनिया के सारे क्रिमिनल्स का बाप लगता है, नाम है मोरारिटी। फिर जज पूछता है कि शेरलॉक, तुम 2 बार देखकर कैसे कह सकती हो कि ये क्रिमिनल मास्टरमाइंड है? क्या तुम सच में उतने स्मार्ट हो जितना पब्लिक तुम्हें समझती है? अब ये सवाल सुनकर शेरलॉक चिढ़ जाता है और उस कोर्ट के जूरी मेंबर की ओर देखता है। उस कोर्ट में 12 जूरी मेंबर होते हैं जो ठीक से फैसला सुनाने में जज की मदद करते हैं। जूरी मेंबर को वो सिर्फ 5 मिनट देखकर वो जज के सवाल का जवाब देता है। इन जूरी मेंबर में 2 टीचर, एक लाइब्रेरियन, एक व्यापारी है। वहाँ जो बैठे हैं उनकी शादी हो चुकी है, इनकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये आदमी तनाव से भरा काम करता है और वो एक बैंकर है। इस तरह वो वहाँ के हर जूरी मेंबर की सारी डिटेल्स बताने लगता है और ये देखकर तो जज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुनवाई के बाद शेरलॉक सोच रहा होता है कि अगर मोरारिटी चाहता तो वहाँ का सरताज और सोना लेकर भाग सकता था। बैंक का वॉल्ट वो खोल चुका था, तो फिर वहाँ से उसने पैसे क्यों नहीं उड़ाए? सेंट्रल जेल का सिस्टम हैक करके वो दरवाजे खोल सकता था और सारे क्रिमिनल्स को आजाद करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिस्टम हैक करके पुलिस को डराया और फिर खुद ही उनके हाथों अरेस्ट भी हो गया। जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है।
इस बारे में शेरलॉक हर पल सोचता ही रहता है। सुनवाई के दौरान मोरेलिटी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, जूरी मेंबर भी उसे अच्छा बताते हैं। अब ठोस सबूत और गवाह न होने की वजह से मोरेलिटी को रिलीज कर दिया जाता है। शेरलॉक भी जानता है कि ऐसा ही होने वाला है। वो कॉफी बनाकर किसी का इंतजार करते हुए वायलिन बजाने लगता है। तब मोरेलिटी आता है और टेबल पर रखी हुई कॉफी पीने लगता है। फिर वो कहता है, देखो शेरलॉक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जेल का सिस्टम हैक कर दिया, बैंक का वॉल्ट भी खोल दिया। मैं चाहता तो आसानी से सारा पैसा लूट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उस सोने के सिंहासन पर बैठ गया। बेटा शेरलॉक, यहाँ सब जानते हैं कि सारे क्रिमिनल काम मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में मैं बेगुनाह साबित हो चुका हूँ। असल में मैंने उन सारे जूरी मेंबर को डरा धमकाकर कोर्ट को भी अपने काबू में कर लिया है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी बैंक, आर्ट गैलरी या म्यूजियम नहीं है जिसे मैं हैक नहीं कर सकता। कहते कहते वो अपनी उंगलियां बजा रहा होता है और शेरलॉक भी उसे नोटिस करता है। मोरेलिटी आगे कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और उस प्रॉब्लम का नाम है द फॉल। ये कहकर वो चला जाता है। अब मीडिया सवाल उछालने लगती है कि कोर्ट ने मोरेलिटी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। 2 महीने बाद एक दिन वॉटसन एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है। तब एक कार वहां आकर खड़ी होती है। वॉटसन को लगता है कि इस माइक्रोसॉफ्ट को कोई और काम नहीं है, जब देखो कार भेजकर मुझे बुलाता ही रहता है। अब कार में चढ़कर वो माइक्रोसॉफ्ट से मिलता है तो वो उसे न्यूज़पेपर में दिखाता है। उसमें शेरलॉक के पुराने दोस्त ब्रूक्स ने कुछ लिखा होता है कि शेरलॉक असल में जीनियस नहीं है, वो एक फ्रॉड है। वो खुद ही केसेस तैयार करता है और फिर खुद ही उन केसेस को सॉल्व करने की एक्टिंग करता है। इस आर्टिकल को उसे जर्नलिस्ट ने पब्लिश किया होता है जो कोर्ट में शेरलॉक से मिली थी। वॉटसन पूछता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इससे भी बुरी बात तो यह है कि 4 खतरनाक खूनी हर वक्त तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रहे हैं। ये कहकर माइक्रोसॉफ्ट 4 लोगों की फोटो दिखाता है। वॉटसन, मुझे लगता है ये मोरेलिटी का प्लान है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अगर ये मोरेलिटी का काम है तो अब तक तो मैं और शेरलॉक मर चुके होते। तुम कुछ भी कह लो वॉटसन, ये मोरेलिटी जरूर तुम दोनों की जान के पीछे पड़ा है। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल भी उसी का प्लान है। वॉटसन पूरा कंफ्यूज होकर घर लौटता है तो घर के बाहर एक एनवेलप पड़ा होता है। सील किए हुए एनवेलप को उठाकर वो आसपास देखता है तो उसे वही लोग नजर आते हैं जिनकी फोटोज माइक्रोसॉफ्ट ने दिखाई थी। वे सब खतरनाक खूनी है और वॉटसन को वॉच कर रहे होते हैं। अब वॉटसन एनवेलप खोलता है तो अंदर सूखे ब्रेड का पाउडर होता है। वॉटसन उसे पॉकेट में रखकर घर के अंदर जाता है। वहाँ ग्रेग शेरलॉक को एक इंपॉर्टेंट केस के लिए बुलाने आया होता है। फिर तीनों उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। अब 2 बच्चे लापता हो गए हैं और इसी केस के लिए शेरलॉक उन बच्चों के घर जाता है। सर्च करने पर शेरलॉक को एक सील्ड कवर मिलता है जिसके अंदर एक फेरी टेल बुक होती है। वहाँ की चीजों पर फ्लैक्स सीड ऑयल की बू आती है। फिर शेरलॉक लाइट ऑफ करके यूवी लाइट ऑन करता है तो वहाँ हेल्प अस करके लिखा होता है और जमीन पर फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं। दरअसल फ्लैक्स सीड ऑयल यूवी लाइट में चमकते हैं। वे उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं लेकिन एक जगह पर निशान रुक गए होते हैं। अब शेरलॉक बताता है कि वो जो भी है इस खिड़की से बाहर चला गया है। वॉटसन कहता है, तो शेरलॉक ये फुटप्रिंट्स हमारे किस काम के? नहीं वॉटसन, इन फुटप्रिंट्स से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। ये कहकर वो फ्लैक्सीड ऑयल से बना हुआ फुटप्रिंट कारपेट से काट निकालता है। फिर उसे लैब में ले जाकर टेस्ट कराता है और उस पर लगी हुई धूल को अलग करता है और धूल में उसे चौक, तार, रोड और ईंट के बारीक टुकड़े मिलते हैं। साथ ही कुछ खास तरह के पौधों के टुकड़े भी मिलते हैं। अब वॉटसन वहाँ की कुछ फोटोज देख रहा होता है। फिर वो उस सीड एनवेलप को खोलता है जो उन बच्चों के घर मिला था। यार शेरलॉक, बिल्कुल ऐसा ही सीड एनवेलप हमारे दरवाजे पर भी पड़ा था। ये कहकर वो अपना एनवेलप निकाल कर दिखाता है जिसमें ब्रेड के टुकड़े होते हैं। क्रिमिनल्स हमेशा अपने करतूतों के सबूत मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल तो हर जगह सबूत पे सबूत छोड़ रहा है। मतलब ये मोरेलिटी का ही प्लान है। इस बात को समझकर शेरलॉक उन फुटप्रिंट्स को और गौर से चेक करता है। तब उसे उन फुटप्रिंट्स पर ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल पीजीपीआर मिलता है जिसे चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच पुलिस को एक फैक्स आता है कि जल्दी करो वरना वे मर जाएंगे। अब शेरलॉक को तुरंत उन बच्चों की लोकेशन पता लगानी होगी। उसके पास अब 5 क्लूज हैं। पहला क्लू है चौक, जिससे शेरलॉक उस जगह को गैस करता है। अब अगला क्लू है तार, मतलब उस जगह के आसपास तार रोड है। ईंट के टुकड़े हैं, इसका मतलब कि वहाँ ईंट की बनी हुई कोई पुरानी बिल्डिंग है और वहीं आसपास खास तरह के पौधे भी उगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, वो जगह एक चॉकलेट फैक्ट्री के पास भी है। इन क्लूज को माइंड में रखकर वो हर चॉकलेट फैक्ट्री और पुरानी बिल्डिंग के आसपास सर्च करने को कहता है, लेकिन पूरा शहर छान मारने में पुलिस को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए शेरलॉक होमलेस नेटवर्क की मदद लेता है। ये उन लोगों का नेटवर्क है जो नाम के लिए भिखारी हैं, लेकिन शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं और किसी का भी पता लगा सकते हैं। वे शेरलॉक को कई फैक्ट्रीज के एड्रेस दे देते हैं। शेरलॉक की आंखों के सामने आयरन मैन के प्रोजेक्शन की तरह पूरा मैप दिखाई देने लगता है। शेरलॉक ध्यान से देखता है कि इन 5 क्लूज के साथ कौन सी जगह मैच करती है। तब उसे पता चलता है कि एडलस्टोन नाम की फैक्ट्री उन सब से मैच करती है और बच्चे जरूर वहीं होंगे। अब वे उस जगह पहुंचते हैं और दोनों बच्चों को बचाते हैं। उनमें से एक बच्ची शेरलॉक को देखकर डर के मारे चिल्लाती है। तब सली नाम की एक पुलिस ऑफिसर सोचती है कि ये छोटी बच्ची शेरलॉक से क्यों डर रही है। उस न्यूज़पेपर में तो लिखा था कि यही सारा क्राइम कर रहा है और फिर उन्हें सुलझाने की एक्टिंग कर रहा है। कहीं इसी ने इन बच्चों को किडनैप तो नहीं किया था। और फिर सिर्फ फुटप्रिंट्स को देखकर कोई इस जगह का पता कैसे लगा सकता है। इस तरह वो बेवजह कंफ्यूज हो रही होती है। शेरलॉक उसकी मन की बात जान जाता है, लेकिन बिना
बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और कहता है वॉटसन तुम दूसरी टैक्सी में आना। ये कहकर वो अकेला उस टैक्सी में जाता है जिसमें एक छोटा मॉनिटर होता है। उसमें बच्चों के टीवी प्रोग्राम में मॉनिटर आकर कहता है कि हाय पार्टनर, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम नहीं है, प्रॉब्लम तो अब होने वाली है। यह सुनकर शेरलॉक घबराकर टैक्सी रोकने को कहता है। अब शॉकिंग बात तो यह है कि टैक्सी ड्राइवर खुद मॉनिटर है। ओके शेरलॉक, जल्दी फिर मिलेंगे। ये कहकर वो टैक्सी लेकर चला जाता है। शेरलॉक उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन टैक्सी तेजी से निकल जाती है। इस चक्कर में शेरलॉक को पीछे से एक कार टक्कर मारने वाली होती है लेकिन एन वक्त पर कोई इसको बचा लेता है। थैंक यू सर। ये कहकर शेरलॉक उस आदमी से हैंडशेक करने वाला होता है कि अचानक उस आदमी को कोई दूर से शूट कर देता है। वॉटसन भी वहाँ आता है और उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। शेरलॉक, ये आदमी उन खूनियों में से एक है जो हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे भाई माइक्रोफ्ट ने मुझे उनकी फोटो दिखाई थी, मतलब 4 खूनियों में से एक का खून हो गया। क्या कहते हो वॉटसन? अगर ये सच है तो इसने मुझे बचाया क्यों? मैं तो इसे हैंडशेक करने जा रहा था। इसे कौन शूट कर सकता है? इसमें जरूर कुछ बात है। बहुत सोचकर शेरलॉक इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये चारों मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे जिंदा रखने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। ये लोग हमेशा हमें वॉच कर रहे हैं, जरूर यहाँ कोई सर्विलेंस कैमरा है। फिर वो लैपटॉप खोलकर चेक करते हैं तो पास ही कैमरे का सिग्नल मिलता है, मतलब कैमरा घर के पास या फिर घर के अंदर ही लगा होगा। अब दोनों घर में ढूंढते हैं तो बुक शेल्फ के पास एक कैमरा होता है। तब मिसेस हडसन वहां आकर शेरलॉक का कुरियर देती है। खोलने पर उसमें एक जला हुआ बिस्किट होता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर सैली ग्रेग को बताती है कि शेरलॉक एक फ्रॉड है, सारे क्राइम्स वही कर रहा है। उसने उन दोनों बच्चों को किडनैप करके उस फैक्ट्री में रखा था, फिर एक जीनियस की तरह इतनी जल्दी उस जगह का पता लगाया और हम सबको उल्लू बना दिया। लेकिन ग्रेग जानता है कि शेरलॉक सचमुच बहुत ही जीनियस है और उसके जैसा जीनियस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन सैली ने सीनियर ऑफिसर से भी इस बारे में कंप्लेंट कर दी होती है और वे शेरलॉक को अरेस्ट करने के लिए ग्रेग पर प्रेशर बनाते हैं। फिर वे शेरलॉक के घर आकर शेरलॉक को फ्रॉड बताकर अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वॉटसन कहता है मुझे भी शेरलॉक के साथ अरेस्ट कर लो। इनकी दोस्ती देखकर क्या आपको किसी दोस्त या सहेली की याद आती है जो हर हालत में आपका साथ देते हैं, या फिर क्या आप ऐसे दोस्त हैं जो दोस्त के लिए कुछ भी करेगा टाइप के इंसान हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है। अब सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि वॉटसन, तुमने तो कोई गलती नहीं की तो मैं तुम्हें अरेस्ट क्यों करूं? गुस्से में वॉटसन ऑफिसर के मुंह पर पंच करता है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब वॉटसन कहता है इस गलती के लिए तो मुझे अरेस्ट करोगे ना? फिर दोनों को अरेस्ट करके गाड़ी में चढ़ा देते हैं। लेकिन ग्रेग उन्हें बचाने के लिए अपनी गन ढीली छोड़ देता है और शेरलॉक उसको छीन कर सबको धमकाता है, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नजर नहीं आता। वे सब चुप खड़े रहते हैं। फिर ग्रेग चिल्लाता है कि गाइस प्लीज उसकी बात मान लो और गन नीचे फेंक दो। वो एक बार जो कहता है वो करके दम लेता है। इस तरह सबका ब्रेन वॉश करके वो सबको निहत्था कर देता है। तब शेरलॉक और वॉटसन वहाँ से बच निकलते हैं। शेरलॉक लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ करके भाग रहा होता है। बेचारा वॉटसन चिल्लाता है कि मैं तुम्हारी तरह बंदर नहीं हूँ, मेरे बारे में तो सोचो यार। फिर शेरलॉक जरा रुककर वॉटसन को भी साथ ले जाता है। तब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। शेरलॉक, मुझे लगता है कि खून ही हमारा पीछा कर रहे हैं, चलो हम उन्हें देखते हैं। वॉटसन, देखकर क्या करना है, हम दोनों जीकर कौन सा तीर मारने वाले हैं, चलो खुशी खुशी मरते हैं। ये कहकर शेरलॉक वॉटसन को खींच लेता है और सड़क के बीच में दोनों खड़े हो जाते हैं। तब एक बस तेजी से आकर इन्हें टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन एन वक्त पर एक आदमी आकर इन्हें बचा लेता है और यही शेरलॉक का प्लान था। अब शेरलॉक उस आदमी को पकड़कर पूछता है कि तुम लोग कौन हो और किसके कहने पर मुझे फॉलो कर रहे हो और हर बार मेरी जान क्यों बचा रहे हो? वो आदमी बताता है कि हम तुम्हें इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर की कोड्स हैं। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास कोई की कोड्स नहीं है। याद करो शेरलॉक, जब मोरेटी तुम्हारे घर आया था तो उसने तुम्हें कंप्यूटर की कोड्स दिए थे। उन कोड्स के जरिए हम किसी भी बैंक या जेल को हैक कर सकते हैं। शेरलॉक कहता है कि मोरेटी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। इसी बीच उस आदमी को कोई शूट कर देता है। तब पता चलता है कि मोरेटी ने शेरलॉक के पास कोई की कोड छोड़ दिया था जो खुद शेरलॉक भी नहीं जानता। अब शेरलॉक उस न्यूज को पढ़ता है जिसमें उसके पुराने दोस्त ब्रूक्स ने बताया होता है कि शेरलॉक एक फ्रॉड है। दोनों उस आर्टिकल को पब्लिश करने वाले जर्नलिस्ट के पास जाते हैं। शेरलॉक जर्नलिस्ट से पूछता है कि ये किस ब्रूक्स का इंटरव्यू छापा है तुमने? इस नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता। तभी वहाँ ब्रूक्स आता है, लेकिन ये तो मोरेटी है, ये मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है कि शेरलॉक, हम बुरी तरह फंस गए हैं, प्लीज मुझे मोरेटी मत कहो, मेरा नाम ब्रूक्स है और मैं टीवी पर बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ। इस बात के सारे सबूत मैंने इस जर्नलिस्ट को दे दिए हैं, तुम चाहो तो खुद देख लो। प्लीज शेरलॉक, सबको सच बता दो, तुम ही ने मुझे मोरेटी की एक्टिंग करने को कहा था, राइट? और उन दोनों बच्चों को हम दोनों ने मिलकर ही किडनैप किया था। शुक्र है सब हमारे प्लान के मुताबिक ही हुआ। उन फुटप्रिंट्स को लैब में टेस्ट करने के बहाने तुमने जरा टाइम वेस्ट किया और पुलिस को बुद्धू बनाकर हमारे अड्डे तक ले आए। अरे शेरलॉक, हम दोनों कितने सालों से काम कर रहे हैं, हम खुद ही क्राइम सीन क्रिएट करते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तुम्हें बुलाती है और तुम आकर ही क्राइम को खुद सॉल्व कर लेते हो। वर्ल्ड फेमस होने का तुम्हारा लक्ष्य आखिरकार पूरा हो ही गया।
लेकिन शेरलॉक अब हमारी पोल खुल चुकी है और एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं। इस तरह मोरेटी झूठ पर झूठ बोल रहा होता है। तब वॉटसन चिढ़कर कहता है, ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हो मोरेटी, मैं शेरी का दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। मोरेटी कहता है, शेरलॉक तुम्हें भी उल्लू बना रहा है वॉटसन। अब शेरलॉक को बहुत गुस्सा आता है। मोरेटी डरने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन शेरलॉक और वॉटसन उसे कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वह जर्नलिस्ट के घर पर होते हैं और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो मीडिया ने पर झपट पड़ेगी। ये सोचकर दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर शेरलॉक अकेला लैब में जाता है। शेरलॉक मॉली से कहता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मॉली चौंक जाती है कि ये क्या बोल रहा है। वॉटसन माइक्रोफ्ट के पास जाता है तो वो बताता है कि मोरेटी के पास की कोड्स हैं जिससे किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। हमारे लाख कोशिश करने पर भी ये नहीं पता लगेगा कि की कोड्स उसने कहाँ छुपा कर रखे हैं। जेल के सेल में भी उसने सिर्फ शेरलॉक का नाम लिखा हुआ था। पूछताछ के दौरान माइक्रोफ्ट ने शेरलॉक के कुछ पर्सनल डिटेल्स मोरेटी को बता दिए थे। उन्हीं डिटेल्स से मोरेटी ने ब्रूक्स नाम का एक कैरेक्टर पैदा किया जो शेरलॉक के बचपन का दोस्त था। सच्चाई जानकर वॉटसन शेरलॉक से मिलने लैब में जाता है और सबसे पहले इन्हें ये साबित करना होगा कि ब्रूक्स नाम का कोई नहीं है, तभी शेरलॉक की इमेज पर लगा हुआ कलंक मिटेगा। शेरलॉक सोचता है कि मोरेटी ने मेरे पास कोई की कोड छोड़ा है जो मैं खुद भी नहीं जानता। तब वॉटसन टेबल पर अपनी उंगलियां बजा रहा होता है। उसे देखकर शेरलॉक को याद आता है कि जब मोरेटी घर आया था तो वो भी इसी तरह कुछ उंगलियां बजा रहा था। दरअसल वो 0 और 1 से बना हुआ बाइनरी कोड है। जब उंगली टेबल पर लगती है तो की कोड 1 होता है और जब उठती है तो उसका मतलब है कि की कोड 0। इस तरह शेरलॉक उस की कोड को पता लगा लेता है और मोरेटी को मैसेज करता है कि तुम लैब के रूफ पर आ जाओ। ये बातें वॉटसन नहीं जानता। अब वॉटसन को कॉल आता है कि मिसेस हडसन को किसी ने शूट कर दिया है। वो शेरलॉक को बुलाता है लेकिन शेरलॉक कहता है, मैं बिजी हूँ, तुम चले जाओ। शेरलॉक, ये तुम क्या बोल रहे हो? मिसेस हडसन को उस दिन किसी ने जरा सी खरोंच पहुंचा दी थी और तुमने उस टेररिस्ट को 3 बार बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और अब उन्हें किसी ने शूट कर दिया है और तुम जाकर देखोगे भी नहीं। मेरा दिमाग मत खाओ वॉटसन, प्लीज तुम जाकर देखो। अब वॉटसन कंफ्यूज होकर चला जाता है। फिर मोरेटी लैब के रूप पर आ जाता है। अब शेरलॉक भी वहां कर कहता है, ये केस खत्म हो गया, मैं तुम्हारे की कोड जान गया हूँ और मैं किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि ब्रूक्स नाम का कोई नहीं है और ये तुम्हारा ड्रामा है। इससे पहले कि मैं वो सब करूँ तुम खुद ही अपनी हार मान लो और ये भी सुन लो कि ये केस मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अरे मेरे मासूम शेरलॉक, की कोड्स नाम की कोई चीज नहीं होती। जिंदगी में पहली बार तुम मुझसे हार गए हो। अब तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैंने बैंक, टावर और जेल को कैसे हैक किया? तो सुन लो, हर जगह पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी मदद से मैंने दरवाजे और वोल्ट खोल दिए। की कोड्स करके कुछ नहीं होता और ये सब साबित हो गया कि तुम्हारा अनुमान गलत था। तुम हार चुके हो शेरलॉक। पूरी दुनिया अब यही सोचती है कि शेरलॉक एक फ्रॉड है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दो। लोग यही समझेंगे कि शेरलॉक अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये खबर मैं भी सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने कूदने की बजाय कोई भी चालाकी की तो मेरे आदमी मिसेस हडसन, वॉटसन और ग्रेग को तीनों को खत्म कर देंगे। अब बेबस होकर शेरलॉक रूफटॉप के एज पर खड़ा हो जाता है और कहता है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मोरेटी कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर में शेरलॉक खुशी से हंसने लग जाता है। मोरेटी पूछता है कि ऐसा क्या खुशखबरी शेरलॉक? शेरलॉक कहता है कि तुम अपने आदमियों को ऑर्डर दोगे तभी तो मेरे साथियों को मार डालेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं तुम्हें ऑर्डर देने से रोक लूं तो फिर वे बच जाएंगे, है ना? मजाक मत करो शेरलॉक। तुम्हारे भाई माइक्रोफ्ट ने मुझे बहुत बार टॉर्चर किया है लेकिन किसी भी हालात में मेरा मुंह नहीं खुला। मोरेटी, तुम भूल रहे हो कि मैं माइक्रोफ्ट नहीं शेरलॉक हूँ। इतना ही नहीं, तुम और मैं अलग अलग नहीं, हम दोनों एक ही हैं, समझे मोरेटी? शेरलॉक के मुंह से ये बात सुनकर मोरेटी बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मेरे रहते तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है और वहीं मर जाता है। शेरलॉक को विश्वास ही नहीं होता कि मोरेटी मर चुका है, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि शेरलॉक के मरने की खबर मोरेटी के आदमियों तक पहुंचे, क्योंकि अगर उन्हें ये खबर मिली तो ही वे मिसेस हडसन, वॉटसन और ग्रेग को जिंदा छोड़ पाएंगे। पर अगर उन्हें पता चल गया कि शेरलॉक जिंदा है तो वे उन तीनों को जरूर मार डालेंगे, क्योंकि मोरेटी ने उन्हें यही ऑर्डर दिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए शेरलॉक बिल्डिंग से कूदने को तैयार हो जाता है और एज पर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ वॉटसन मिसेस हडसन को देखने जाता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि मिसेस हडसन को शूट कर दिया गया है। पर ये क्या, मिसेस हडसन तो भली चंगी है। वॉटसन को शक हो जाता है कि शेरलॉक किसी मुसीबत में है। वो तेजी से लैब की ओर बढ़ता है। तब उसे शेरलॉक का कॉल आता है। वॉटसन कहता है, यार शेरलॉक कहाँ हो तुम? मैं ऊपर छत पर ही हूँ वॉटसन। वॉटसन पूछता है कि तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो वॉटसन, असल में मैंने ही मोरेटी नाम के कैरेक्टर को क्रिएट किया था। मोरेटी और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। सच में मैं ही ये सारे केसेस क्रिएट करता था और फिर उन्हें सॉल्व भी करता था। ये सब मैंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया। मैं कोई जीनियस नहीं, मैं एक फ्रॉड हूँ। शेरलॉक, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? हमारी पहली मीटिंग याद है? मुझे देखते ही तुमने मेरी पूरी डिटेल्स बता दी थी। नहीं वॉटसन, उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में पहले से पूछताछ कर रखी थी। झूठ मत बोलो शेरलॉक, हम दोनों ने मिलकर कितने सारे केसेस सॉल्व किए हैं और तुम फ्रॉड नहीं जीनियस हो। प्लीज नीचे आ जाओ, फिर
फिर हम दोनों बैठकर बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, ओके। लेकिन शेरलॉक बिना जवाब दिए वहां से कूद जाता है और वॉटसन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक साइकिल वाला उसे टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। किसी तरह उठकर वो शेरलॉक के पास भागता है। लहूलुहान हालत में शेरलॉक वहां पड़ा होता है। अब शेरलॉक का चेहरा देखकर जब वॉटसन को पता चलता है कि वो सच में मर चुका है तो वो बेचारा अपने आप को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। और इस तरह शेरलॉक की मौत हो गई। ये कहकर वॉटसन डॉक्टर को पूरा फ्लैशबैक सुना चुका होता है। डॉक्टर अब कहे भी तो क्या कहे, हमेशा एक साथ रहकर और एक साथ हर केस को सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। शेरलॉक के बिना वॉटसन की जिंदगी सूनी सी सूनी हो गई। मीडिया और न्यूज़पेपर्स वाले शेरलॉक को फ्रॉड कहकर उसका अपमान कर रहे थे, साथ ही उसे बुज़दिल की तरह खुदकुशी करने के लिए कोस भी रहे थे। अब ये देखकर माइक्रोफ्ट को भी बहुत तकलीफ होती है। वॉटसन और मिसेस हडसन शेरलॉक की कब्र पर जाते हैं और मिसेस हडसन रोने लगती है कि शेरलॉक बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था। उन्हें शेरलॉक से बहुत ही लगाव था। वॉटसन भी बहुत दुखी होता है क्योंकि शेरलॉक से मिलने से पहले वो अकेला था, लेकिन उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन शेरलॉक के साथ रहने के बाद अब अचानक अपने दोस्त को खोकर वो बेचारा बहुत ही परेशान है। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, ये सोचकर वॉटसन मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब इस दृश्य को दूर से कोई देख रहा होता है और वो कोई और नहीं शेरलॉक ही है। लेकिन बिल्डिंग से छलांग मारकर शेरलॉक जिंदा कैसे रहा, शेरलॉक ने मरने का नाटक क्यों किया और ये बात अपने फ्रेंड वॉटसन से क्यों छुपाई। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इस सस्पेंस को तो हम आने वाले एपिसोड में ही खोलेंगे, इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस नए चैनल को आपके कमेंट्स की भी जरूरत है और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।